Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 11th lecture on optimization. The course code is MTH374 and it's for Masters of Mathematics students from ComScience Institute of Information Technology Virtual Campus. So it's our 11th lecture, and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. In the last lecture we talked about some more examples of Lagrange multiplier. सो Lagrange multiplier हमने देखा था क्या था, constraint optimization हम कर रहे हैं, और constraint optimization में हमने दो तरह की अभी तक optimization की है. अगर आपके पास 2 वेरिएबल का एक फंक्शन हो और उसमें एक इक्वालिटी constraint हो, ठीक है, तो ये Lagrange multiplier हमने देखा था. और फिर 3 वेरिएबल का फंक्शन हो और उसमें एक इक्वालिटी constraint हो, तो ये हमने दूसरा इसमें एग्जाम्पल देखी थी. अब इन दोनों के केस में थ्योरी बहुत सिमिलर है. सिमिलर क्या है, एग्जैक्टली सेम है. बेसिकली एक पार्शियल डेरिवेटिव इंक्रीज हो जाता है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहता है. तो आपके पास अगर फंक्शन हो और 2 फंक्शन होंगे, एक कांस्टेंट फंक्शन है और एक आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाह रहे हैं. तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि एफ और जी दोनों के सारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होने चाहिए. ठीक है, कहाँ कंटिन्यूस होने चाहिए? उस ओपन रीजन में जिसके अंदर कांस्टेंट कर्व कंटेन्ड है. ठीक है, ये पहली कंडीशन है. दूसरी कंडीशन ये है कि ग्रेडियंट वेक्टर जो है जी का वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. किन पॉइंट्स के लिए ज़ीरो नहीं होना चाहिए? वो पॉइंट्स जो कांस्टेंट कर्व जी के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए ग्रेडियंट वेक्टर जी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ये दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं. अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन मिस हो जाती है तो आपके पास Lagrange मल्टीप्लायर मेथड वर्क नहीं करता है. ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती हैं, फिर अगर फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट करता है, तो फिर वो उन पॉइंट्स के ऊपर होगा जिसके ऊपर दोनों के ग्रेडियंट वेक्टर्स एफ और जी दोनों के ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल होंगे. ठीक है, ऐसे पॉइंट्स के लिए होगा जिसके ऊपर एफ और जी दोनों के ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल होंगे. आपने वो सब पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनके ऊपर एफ और जी के ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल हैं, पहली बात. और दूसरी बात यह है कि जब वो ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके लिए आपने वो कांस्टेंट कर्व को भी सेटिस्फाई करने चाहिए, वो पॉइंट्स जिनके लिए ग्रेडियंट वेक्टर पैरेलल हैं. अगर सिर्फ ग्रेडियंट वेक्टर पैरेलल के आप पॉइंट्स फाइंड करते हैं और वो कांस्टेंट कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं है. वो सिर्फ अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन फिर हम कर रहे हैं, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन फिर उसमें इंक्लूड नहीं होगी. ठीक है, तो अब इसमें आपने दोनों वर्जन्स देख लिए, दोनों की एग्जांपल्स देख ली, आपके लिए होपफुली सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी. अब Lagrange मल्टीप्लायर को ही हमने थोड़ा सा आगे लेके चलना है. पहले मैं आपको दोनों डेफिनेशंस दोबारा दिखा देता हूँ, और आज का टॉपिक भी Lagrange मल्टीप्लायर ही है. ठीक है, मज़ीद एग्जांपल्स और नए वर्जन्स. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि इस लेक्चर में हम क्या करना चाह रहे हैं. इस लेक्चर में हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर Lagrange मल्टीप्लायर में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो और लेट्स से 2 या 2 से ज़्यादा इक्वालिटी कांस्टेंट हो, फिर हम क्या करेंगे. ठीक है, जब 3 वेक्टर्स होते हैं तो फिर आप कौन सा वेक्टर किसके पैरेलल करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं. तो अब हमने Lagrange मल्टीप्लायर जब 2 इक्वालिटी कांस्टेंट के साथ होता है तो वो चेंज हो जाता है. तो हमने देखना है कि वो किस तरह चेंज होता है और उस केस में हम कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अब ये आपका Lagrange मल्टीप्लायर 1 है. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें क्या था, तो होपफुली इसमें कोई नई चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम नहीं कर रही है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, सब कुछ क्लियर होगा. तो सेकंड वाला वर्जन ये अल्टरनेट अप्रोच थी. इसमें अगर आप चाह रहे हैं कि ग्रेडियंट वेक्टर्स की बजाय एक Lagrangian फंक्शन आप बना लें, Lagrangian फंक्शन बनाना है आपने, तो z ऑफ एक्स वाई लैम्डा एक फंक्शन बनेगा जो इस तरह आप बनाएंगे एफ ऑफ एक्स वाई प्लस लैम्डा टाइम्स जी ऑफ एक्स वाई. ठीक, अब इसमें आपने 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके पास आएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा. अब इन तीनों की जो इक्वेशंस हैं उसको सिमल्टेनियसली आप सॉल्व कर लें, और फिर उनके वो पॉइंट्स जिनके लिए तीनों पार्शियल डेरिवेटिव 0 हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का एक्सट्रीम आएगा. ठीक है, तो ये आपके पास अल्टरनेट अप्रोच है. उसी तरह की बिल्कुल दोनों के सेम रिजल्ट्स आते हैं, दोनों इन द एंड आप दोनों को कंपेयर करें तो एग्जैक्टली सेम चीज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है दोनों अप्रोचेस में. और ये आपके पास सेकंड वर्जन था. ठीक है,
सेकेंड वर्जन में 3 वेरिएबल का फंक्शन है और कॉन्स्टेंट भी 3 वेरिएबल की है, और इसके ऊपर आपने वही ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल हैं, वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, उनको ज़ाहिर है कॉन्स्टेंट कर्व को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, और ये सारी इसमें कंडीशंस हैं। इसकी एग्जांपल्स भी हमने देखी, 3-4 बल्कि 5-6 एग्जांपल्स हमने फर्स्ट मेथड की हैं, 3-4 एग्जांपल्स इसकी की हैं, तो होपफुली अब मज़ीद इसमें एग्जांपल्स की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है, हमने ये थर्ड वर्जन करना है। अब देखें, जो जितने भी रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें ऊपर कॉन्स्टेंट्स तो होती हैं, लेकिन मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स होती हैं, बहुत सारी कॉन्स्टेंट्स होती हैं। मसला ये है कि अब जो भी हम प्रॉब्लम रियल लाइफ का उठा रहे होते हैं ना, उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा इश्यूज होते हैं। पहला इशू ये है कि अब हमारे पास लेट्स से इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम है, हमने फैक्ट्री रन करनी है, उसकी आपको मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स की मैं बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। कॉन्स्टेंट्स क्या हो सकती हैं, उसमें कॉन्स्टेंट ये होती है कि आपका बजट लिमिटेड है, पहली कॉन्स्टेंट होगी। वर्क फोर्स लिमिटेड है, दूसरी कॉन्स्टेंट होगी। रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, वो तीसरी कॉन्स्टेंट होगी। मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, चौथी कॉन्स्टेंट होगी। मशीन जो है वो एक ही मशीन है, लिमिटेड नंबर ऑफ मशीन्स हैं, ये पांचवी कॉन्स्टेंट हो गई। फिर सर्टन नंबर ऑफ आवर्स के लिए आप फैक्ट्री को ऑपरेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर सकते, ये सातवीं कॉन्स्टेंट हो गई। ठीक है, अगर आप एक सर्टन लेट्स से टाइम से ज़्यादा के लिए फैक्ट्री को रन करेंगे तो आपके पास टैक्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे, उनको भी हमने मिनिमाइज़ करना है, वो एक और कॉन्स्टेंट है। तो फिर उसके बाद जो आपने प्रोडक्ट्स बना ली उनको स्टोर करना है, आपके पास स्टोर एक ही है, वो अगर आप प्रोडक्ट्स बनाते भी जाएं उस स्टोरेज में आपने सेव करनी है। कहाँ सेव करेंगे, बाहर रखेंगे, ख़राब हो जाएंगी, ये एक और कॉन्स्टेंट है कि स्टोरेज कैपेसिटी जितनी है उतनी ही आपने चीज़ें बनानी है। फिर स्टोरेज नहीं करनी, आपने उनको मार्केट में बेचना भी है, मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी आप चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, तो मार्केट की डिमांड एक आपके ऊपर और कॉन्स्टेंट है। तो एक ही प्रॉब्लम के ऊपर हमेशा मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स होती हैं जो हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम से अराइज हो रही होती हैं। तो अब हम इस जो मल्टीपल कॉन्स्टेंट की चीज़ें हैं उसको हम आगे लेके चल रहे हैं, और उसका सबसे इनिशियल वर्जन बेसिकली हम कर रहे हैं। तो एक हमारे पास वेरिएबल है, लेट्स से एक फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का, ठीक है, और उसके ऊपर 2 इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, हम सिंपलेस्ट वर्जन कर रहे हैं, इससे इसके ऊपर 3 इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स भी हो सकती हैं, 4, 5, 10, 15 जितनी भी हो, लेकिन ये बाय एक्सपीरियंस और बाय मतलब प्रैक्टिस ये चीज़ें हमें काफ़ी क्लियर हैं कि जो ही आप कॉन्स्टेंट्स की तादाद लैग्रांज मल्टीप्लायर्स में ज़्यादा करते जाएंगे आपके लिए लिटरली अनमैनेजेबल हो जाता है लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। तो आपने 2 कॉन्स्टेंट किए, 2 कॉन्स्टेंट में भी आप देखेंगे कि इतना आसान नहीं है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और हम जितनी भी एग्जांपल्स यहाँ पे कंसिडर करते हैं वो यूजुअली बहुत सिंपल फंक्शंस होते हैं, बहुत सिंपल फंक्शंस होते हैं। इवन रियल लाइफ के भी जो प्रॉब्लम्स मैं उठा रहा हूँ वो बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है ना। तो अगर मैं प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्ट करूँ उसका फंक्शन भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फंक्शन डिफ़िकल्ट होगा तो फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट भी डिफ़िकल्ट होंगी, काफ़ी वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो लैग्रांज मल्टीप्लायर जो ही कॉम्प्लिकेशंस हम डालते रहते हैं प्रॉब्लम्स में, ये तकरीबन अनमैनेजेबल हो जाता है। तो लैग्रांज मल्टीप्लायर काफ़ी अच्छा मेथड है, लेकिन बहुत लिमिटेड है कि अगर हम बाय हैंड इसको करते रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हमारे पास बहुत टाइम स्पेंड होता है इसके ऊपर। तो यूजुअली लैग्रांज मल्टीप्लायर को लोग किसी सॉफ्टवेयर से भी करते हैं, उसमें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अगर प्रॉब्लम लैग्रांज मल्टीप्लायर का हो और ज़्यादा इक्वेशंस हों, ज़्यादा उसमें वेरिएबल्स हों, तो उसको हम बाय हैंड यूजुअली उसको मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो लैग्रांज मल्टीप्लायर की काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो भी लिमिटेशंस हैं जितनी हम कर सकते हैं उतना तो हम स्टडी करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, हम सपोज कर रहे हैं कि हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं 3 वेरिएबल का फंक्शन f(x, y, z) और उसके ऊपर 2 कॉन्स्टेंट्स हैं, g(x, y, z) और h(x, y) इक्वल टू p इक्वल टू q हो सकती हैं, इक्वल टू 0 हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिक मतलब क्या है, इसको इस एक फंक्शन को 2 कॉन्स्टेंट के हिसाब से आप अगर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं, so geometrically this means that we are looking for the extreme values of f when x, y, z is restricted to lie on the curve of intersection of the constraints g and h. ठीक है, ये स्टेटमेंट है, थोड़ा सा सोच लें इसके ऊपर कि इसका क्या मतलब है।
दो आपके पास कॉन्स्टेंट कर्व्स हैं, ठीक है, दो कॉन्स्टेंट कर्व्स हैं। अब इन दोनों के ऊपर लाई करना चाहिए आपका मैक्सिमा या मिनिमा, जो भी आप फाइंड करते हैं वो मैक्सिमा फाइंड करें तो मैक्सिमा इन दोनों कॉन्स्टेंट कर्व्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों कॉन्स्टेंट कर्व्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर यहीं से आप दोनों कॉन्स्टेंट कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए ये पे ही एम्फेसाइज करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो पॉइंट जो मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा है वो इन दोनों कर्व्स के ऊपर लाई करना चाहिए। तो या इन दोनों जो भी ये प्लेन्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, तो बेसिकली ये जो एक्सट्रीमा है ये इन दोनों के इंटरसेक्शन के ऊपर लाई करना चाहिए, ठीक है। तो एक्सट्रीमा इन दोनों के इंटरसेक्शन के ऊपर लाई करना चाहिए, तब ये इन दोनों के ऊपर लाई करेगा ना। एक के ऊपर लाई कर रहा है, दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है, ऐसा एक्सट्रीमा दो कॉन्स्टेंट के साथ नहीं हो सकता। तो जो भी पॉइंट आपका एक्सट्रीमा, मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा वो इन दोनों के ऊपर लाई कर रहा है, बेसिकली इन दोनों के इंटरसेक्शन के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर ये दो प्लेन्स हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, लेट्स से एक लाइन बन रही है तो उस लाइन के ऊपर होना चाहिए जो लाइन दोनों के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो अगर इसको ज्योमेट्रिकली देखना चाह रहे हैं इन दोनों प्लेन्स को, ये जो भी ये कर्व्स होंगी इन दोनों को आप प्लॉट करके देखें, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो जो भी एक्सट्रीमा आ रहा है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन के ऊपर लाई करना चाहिए। अगर आपका कॉन्स्टेंट मैक्सिमा या मिनिमा का प्रॉब्लम है जो इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये वाला मेथड भी कभी कभार कैलकुलस में हम कराते हैं, अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको काफ़ी डिटेल में करेंगे। ओके, मैथमेटिकल वर्किंग इसकी नहीं करेंगे लेकिन इसको अप्लाई करके देखेंगे ये कैसे वर्क करता है और क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये हो कि इंटरसेक्शन के ऊपर ज़ाहिर है हम फाइंड करना चाह रहे हैं एक्सट्रीमा, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि it can be shown that if an extrema value occurs at x naught, y naught, z naught, अगर ये f का कोई एक्सट्रीमा हो किसी पॉइंट x naught, y naught, z naught के ऊपर, तो जो f का ग्रेडियंट वेक्टर है वो लाई करता है किसके अंदर, ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g एक वेक्टर होगा, ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ h एक वेक्टर है। जब भी दो वेक्टर्स आ जाएंगे आपके पास उससे एक प्लेन बनेगा, ठीक है। तो अब ग्रेडियंट वेक्टर अगर तो जीरो हो जाएंगे तो कोई प्लेन नहीं आपके पास बनेगा। अगर दोनों ग्रेडियंट वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगे तो जाहिर है फिर भी प्लेन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो ग्रेडियंट वेक्टर है ये अगर इसका मैक्सिमा या मिनिमा किसी पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करता है ना, तो फिर क्या होगा, फिर जो ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ एफ है ना वो जी और एच से जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन के अंदर ये ग्रेडियंट वेक्टर इसका लाई करेगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ जी भी एक वेक्टर है, ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ एच भी एक वेक्टर है, दोनों जीरो भी नहीं है और दोनों पैरेलल वेक्टर्स भी नहीं। तो फिर ये वेक्टर किसी एंगल के ऊपर होंगे तो ये वेक्टर फिर हमेशा एक प्लेन बनाएंगे स्पेस में, ठीक है। ये कैलकुलस के से आपको ये चीजें पता होंगी कि जब भी दो नॉन प्लेनर वेक्टर्स होते हैं, नॉन पैरेलल और नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो फिर उससे आप हमेशा एक प्लेन बनता है। तो ये जो ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ एफ है ये इन दोनों से बनने वाला जो प्लेन है उसमें लाई करेगा अगर किसी पॉइंट x नॉट, y नॉट, z के ऊपर f का मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है, तो ठीक है। तो फिर आपने बेसिकली क्या करना है कि ये जो प्लेन वेक्टर है आपके पास f जो वेक्टर है ये लाई करेगा किसके अंदर, इन दोनों से मिलके जो बनने वाला प्लेन है उसके अंदर लाई करेगा। अगर ये जो नेबुला एफ है ये होगा लैम्डा टाइम नेबुला ऑफ जी प्लस म्यू टाइम्स नेबुला ऑफ एच, ठीक है। तो लैम्डा स्केलर मल्टीपल ऑफ ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ जी प्लस स्केलर मल्टीपल ऑफ ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ एच, ठीक है। तो या तो अगर म्यू जीरो हो जाएगा तो ये ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ जी के पैरेलल है या ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ एच के पैरेलल है या बेसिकली उस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है जो इन दोनों से मिलके बना है, ठीक है। तो अब इन दोनों से मिलके जो प्लेन बन रहा है उसके सारे पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं, तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशंस बेसिकली फाइंड कर ले, लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। तो आपको वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। दो वेक्टर से जनरेट होने वाला आपने प्लेन फाइंड करना है, तो उन दोनों वेक्टर्स के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड कर ले। तो अब ये ग्रेडियंट वेक्टर उन दोनों के से बनने वाले प्लेन में है, तो इसका मतलब है ये वेक्टर उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब वो आपने सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनके लिए ये जो बेसिकली नेबुला एफ है, ये जो वेक्टर है,
ये इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर अलजेब्रा आपने देखा हुआ है, आपके लिए ये इतना मुश्किल नहीं है लीनियर कॉम्बिनेशंस फाइंड करना। आपने वो सारे पॉइंट्स फाइंड कर लिए, अब जाहिर है ये पॉइंट्स जो हैं इन कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये पॉइंट्स इन कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करने चाहिए। जी की कॉन्स्टेंट को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए और एच की कॉन्स्टेंट को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी भी एक कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, तो अब हमने वो सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनके लिए ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ एफ, ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ जी और ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ एच का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और वो सारे पॉइंट्स हमने अगर फाइंड कर लिए, वो लैम्डा और म्यू फाइंड करने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने बेसिकली वो पॉइंट्स एक्स नॉट वाई नॉट जेड मिल जाएंगे हमें, और फिर उनको हमने ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ जी की कांस्टेंट में और एच की कांस्टेंट दोनों में हमने पुट करके देखने हैं उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारे पास इन द एंड वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जिनके लिए ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ एफ इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी है या इन दोनों से जनरेट होने वाले प्लेन में भी लाई करता है, और इसके साथ साथ क्या होता है वो दोनों कर्व्स को भी, दोनों कांस्टेंट्स को भी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, फिर उन सब पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज आप इवेल्युएट कर लें तो आपको मैक्सिमा भी मिल जाएगा, मिनिमा भी मिल जाएगा, जो भी आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। अब इस सब के ऊपर जब भी लैग्रांज मल्टीप्लायर या जब भी मैक्सिमा मिनिमा हम फाइंड कर रहे होते हैं तो बैक एंड पे वो थ्योरी ज़ाहिर चल रही होती है कि उसका मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो वो अगर क्लोज बाउंडेड रीजन हो और उसके अंदर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उसका मैक्सिमा मिनिमा ज़रूर एग्जिस्ट करता है। और इस तरह के जो थ्योरम्स हमने 2 वेरिएबल्स के केस में और फिर उनको 3 वेरिएबल्स के केस में भी जनरलाइज कर सकते हैं। तो वो सारी थ्योरीज के बिहाइंड हम वर्क कर रही है। जो भी हम फंक्शंस ले रहे हैं उनका मैक्सिमा या मिनिमा यूजुअली एग्जिस्ट करता है, तभी हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये मेरे पास मेथड है। होपफुली चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी क्या करना है हमने। इसकी एग्जांपल्स करते हैं हम, 2 या 3 एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं। यूजुअली इसकी एग्जांपल्स लेंथी हो जाती हैं तो हम जितनी पॉसिबल हुआ उतनी करते हैं, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह होपफुली जो भी इसमें अभी क्वेश्चंस रह गए वो क्लियर हो जाएंगे। तो पहली एग्जांपल मैं इसकी करता हूँ। एक फंक्शन है, उसके ऊपर ये 2 कांस्टेंट हैं और इस फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ये मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को। ठीक, अब मैक्सिमाइज करना है तो अब आप क्या करें, ज़ाहिर है आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, तो ये 2 आपके पास कांस्टेंट्स हैं। अब आप क्या करें, f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3z, g ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 1, और h ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया आपके पास। अब आप क्या करें, इसके पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, वो आ जाएगा 1। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करें वो 2 आ जाएगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कैलकुलेट करें ये 3 आ जाएगा। फिर इसी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करेंगे, g का वो 1 आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करेंगे वो -1 आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू z कैलकुलेट करेंगे वो 1 आ जाएगा। h का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x है, h का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या है, 2y है, और विद रिस्पेक्ट टू z जो है वो 0 है। ठीक है, अब इसके आप ग्रेडियंट वेक्टर्स बनाएंगे और जाहिर है आपने ये फाइंड करना है कि ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ f इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g प्लस म्यू टाइम्स ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ h। ठीक है, अब आप ये फाइंड करेंगे तो आपने क्या करना है, इसमें लैम्डा ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर लैम्डा टाइम्स आएगा i माइनस j प्लस k। ठीक है, प्लस म्यू टाइम्स 2xi प्लस 2yj और प्लस 0 टाइम्स k बेसिकली आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसको कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लें दोनों साइडों पे, तो i बेसिकली 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2x म्यू, और फिर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 2y म्यू, और फिर फाइनली यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 3। और फिर 2 कांस्टेंट भी है ना आपके, इसके साथ कांस्टेंट्स हमने लिखी हुई यहाँ पे। अब लैम्डा इक्वल टू 3 है, तो अगर लैम्डा इज इक्वल टू 3 आप दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे ना, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेसिकली 2x म्यू
इज इक्वल टू 1, लैम्डा 3 हो जाएगा तो 1 माइनस 3 ये माइनस 2 आ जाएगा, तो म्यू यहाँ से आ जाएगा -2/2x, या यहाँ से आ जाएगा -1/x। और यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये -3 हो जाएगा, उधर जाके ये 5 हो जाएगा, तो 2y म्यू इक्वल टू हो जाएगा 5, या म्यू हो जाएगा म्यू क्या आ जाएगा, म्यू यहाँ पे आ जाएगा 5/2y। ठीक है, तो ये म्यू आ गया दोनों केसेस में। अच्छा, अब इसमें इससे आगे प्रोसीड करने के एक से ज़्यादा वेज हो सकते हैं। अब आप यहाँ x को भी म्यू की फॉर्म में लिख लें, y को भी म्यू की फॉर्म में लिख लें, फिर म्यू की वैल्यू निकाल लें, या x और y की ये इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लें, जो भी आपको आसान लगे। लेकिन मैं इसमें म्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x को विद अगर म्यू के रिस्पेक्ट से लिखें तो x आ जाएगा बेसिकली -1/म्यू आ जाएगा ना, अगर यहाँ से आप देखें तो x -1/म्यू आ जाएगा, और y अगर मैं लिखूँ तो y आ जाएगा 5/2 म्यू, ऐसे ही होगा ना, y आ जाएगा 5/2 म्यू। ठीक है, ये सिंपल है, ये मैंने बेसिकली लिखा है म्यू इज इक्वल टू 5/2y ना, म्यू इज इक्वल टू 5/2y। ठीक है, तो म्यू अगर 5/2y होगा तो यहाँ से आप 5/2 डिनोमिनेटर में y है, तो यहाँ से आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 2y म्यू इज इक्वल टू 5, तो म्यू आ जाएगा या यहाँ से y आ जाएगा 5/2 म्यू। ठीक है, ये सिंपल से इसमें। अब ये इसके ऊपर दो कॉन्स्टेंट्स थी ना, कॉन्स्टेंट्स क्या थी, कॉन्स्टेंट्स हैं x² + y² = 1, पहली कॉन्स्टेंट है, और दूसरी कॉन्स्टेंट है आपके पास x - y + z = 1, x - y + z = 1। अब इसमें अगर मैं ये पुट करूँगा ना, इससे हो जाएगा -1/μ² + 5/2 म्यू होल स्क्वायर = 1। ओके, तो ये 1/μ² हो जाएगा प्लस 25, ये म्यू डिनोमिनेटर में है, 25/4 μ² = 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, एलसीएम ले लें, कुछ जो भी आप करना चाहें। तो ये बेसिकली हो जाएगा थ्रू आउट 4 μ² से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 25 इंटू 25 हो जाएगा ना, ये 25 = 4 μ²। ठीक है, तो इसका मतलब है 4 μ² इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 μ² इज इक्वल टू 29, या μ² इज इक्वल टू 29/4। ठीक है, इसका मतलब है म्यू इज इक्वल टू ±√29/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। ओके, तो ये म्यू की वैल्यू अगर आ गई तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो ये बेसिकली ±√29/2। ओके, अब अगर ये म्यू की वैल्यू है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी फिर अगर म्यू की वैल्यू मैं ले लेता हूँ √29/2 पहले ले लेते हैं, तो x की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी -1/√29/2, सो बेसिकली -2/√29। और अगर इसी तरह y की वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी 5/2, और म्यू है, म्यू क्या है √29/2 हमने लिया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिकली 5/√29 आपकी वैल्यू आ रही है। सही, अब इसको अगर मैं इस इक्वेशन में लिखूंगा तो z बेसिकली है 1 - x + y। ठीक है, ये z की वैल्यू है, तो यही कांस्टेंट थी ना हमारी, x - y + z = 1। तो अब इस कांस्टेंट में ये वैल्यूज़ अगर पुट करूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस ये +2 √29 + 5 √29। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 7/√29। सही, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो अगर इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, अगर एलसीएम लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लें, लेकिन ये भी वैल्यू इनफ है आपके पास। ठीक है, ओके, इसी तरह म्यू की वैल्यू अगर मैं ले लूँ -√29/2,
तो इस केस में x आ जाएगा 2/√29 और फिर y आ जाएगा, ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये माइनस में आ जाएगा ना, -5/√29 और y z को आप वेरीफाई कर लें, ये आ जाएगा 1 - 7, ये x जो है वो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो 1 - 7/√29 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए जो कॉन्स्टेंट्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और जो इक्वेशंस हैं उनको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने बेसिकली लिख लेना, इन दोनों पॉइंट्स को लिखूंगा ना तो मेरे पास आ जाएगा -2/√29, 5/√29 और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 1 + 7/√29। ठीक है, 1 + 7/√29। दूसरा पॉइंट है 2/√29 -5/√29। ठीक है, यही है ना, x2 है, -5 है और 1 - 7 है। ठीक है, 1 - 7/√29। अब आपके पास फंक्शन क्या था जिसका आपने मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना था, f(x,y,z) क्या था, फंक्शन था मेरे पास x + 2y + 3z। ठीक है, x + 2y + 3z, सही है। अब x + 2y + 3z है फंक्शन, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। पहला पॉइंट पुट करेंगे, ये -2/29 है प्लस 10/29 है, फिर +3 आ जाएगा प्लस 21/√29 आ जाएगा। तो ये आप ऐड कर लें, 31 हो जाएगा और 31 - 2 ये 29/√29 + 3 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, ओके। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं मज़ीद ज़रूर कर लें, कोई इशू नहीं है। f(x,y,z) एक और मेरे पास पॉइंट है दूसरा, उसके ऊपर चेक कर लें, वो आ जाएगा आपके पास 2/√29 -10/√29 और फिर +3 -21/√29। तो ये बेसिकली हो जाएगा 31 + 2 -29/√29 + 3। तो ज़ाहिर है ये वैल्यू बिगर है, ये मैक्सिमा है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू मिनिमम। ओके, तो ये आपके पास था एक फंक्शन था और उसके ऊपर दो कॉन्स्टेंट्स थी और उसके हमने ऐसे पॉइंट्स फाइंड किए जो दोनों उसके ऊपर सेटिस्फाई भी, दोनों कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इसके अंदर एक और कंडीशन इंपॉर्टेंट जो थी वो ये थी कि ये जो ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ एफ है वो उस प्लेन में लाई कर रहा है, ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ एफ उस प्लेन में लाई कर रहा है जो ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ जी और ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ एच से बना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। तो हमने वो सारे पॉइंट्स फाइंड करने थे जो हमने कर लिए हैं, इतना मुश्किल नहीं था, आसान था ये हमारे पास। तो वो सारे पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं जिसके ऊपर मैक्सिमा या मिनिमा है इस फंक्शन का, सब्जेक्ट टू दी 2 कॉन्स्टेंट्स। अब एक से ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको आप बढ़ा सकते हैं, 3 कॉन्स्टेंट भी बना सकते हैं, 4 कॉन्स्टेंट, जितना आप बड़ा करते जाएंगे ये अनमैनेजेबल होता जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी एक और एग्जांपल अगर हम कर लें जल्दी से, तो ये हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका सरफेस एरिया हमें पता है और टोटल एज हमारे पास, लेंथ भी हमें पता है। ठीक है, तो अब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, लेंथ, विड्थ और हाइट होगी इसकी, और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो ये आपके पास है, ये फंक्शन है, इसको आप x ले लें, इसको y ले लें, ये z ले लें। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, f(x) टाइम्स y, f(x,y,z) हो जाएगा x,y,z। ठीक है, और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा इसका x/2xy प्लस 2yz प्लस 2xz इज इक्वल टू 1500। ठीक है, और फिर इसके बाद टोटल एज लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 200। तो ये आपके पास आ गया। ये दो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये वाली g है, लेट्स से ये वाली h है। तो f(x,y,z) भी गिवन है, g(x,y,z) भी गिवन है, h(x,y,z) भी गिवन है। तो g(x,y,z) आपके पास है
2xy प्लस 2yz प्लस 2xz माइनस 1500, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे h ऑफ एक्स वाई जेड है आपके पास 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 200, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो गिवन फंक्शन f है इसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, दोनों करने हैं सब्जेक्ट टू दीज टू कॉन्स्टेंट्स। तो ये प्रॉब्लम आपके पास ये है कि f ऑफ एक्स वाई जेड फंक्शन है एक्स वाई जेड, g ऑफ एक्स वाई जेड आपके पास है क्या है, सरफेस एरिया है 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz माइनस 1500, h ऑफ एक्स वाई जेड है 2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है। टोटल एज लेंथ थी, तो इसको आप केयरफुली देख लें, यही आ रही है ना, ये एज x है, सॉरी ये एज भी x है और फिर ये एज भी x है, ये एज भी। टोटल एजेस कितने हैं इसके 1 2 3 4 एजेस इसके हैं। और फिर y कितने होंगे, ये भी y है, ये भी y है, फिर ये भी y है, ये भी y है। तो सॉरी ये थोड़ा सा इसमें ज़ाहिर आप मिस्टेक है, 4x 4y और 4z, 4 x के एजेस होंगे, 4 y के एजेस होंगे और फिर ये वाला एज भी z है, ये वाला एज भी z है, ये वाला एज भी z है, ये अब ये सारे एजेस कवर हो गए। तो 4 एजेस x के होंगे, 4 y के होंगे, 4 z के होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 4 होगा, ठीक है, 4x 4y 4z माइनस 200, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। विद रिस्पेक्ट टू x इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएगा yz, विद रिस्पेक्ट टू y इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा xz, और विद रिस्पेक्ट टू z इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू z आप इसका अगर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा xy, ठीक है। इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या आ रहे हैं, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है 2y प्लस का क्या आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्लस 2z आ जाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ रहा है इसका पार्शियल डेरिवेटिव, वो आपके पास आएगा विद रिस्पेक्ट टू y अगर पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2z। और इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू z इसका पार्शियल डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट करूँगा तो वो आएगा 2y प्लस 2x, ठीक है। इसी तरह h के पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, तो h के पार्शियल डेरिवेटिव अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 4, विद रिस्पेक्ट टू y इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी 4 आ जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू z इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ f शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g प्लस म्यू टाइम्स ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ h, ये आपने कैलकुलेट करना है। ओके, अब ये कैसे करेंगे, ये आप इसमें रखेंगे yzi प्लस xzj प्लस xyk, ठीक है। अगर ये ग्रेडियंट वेक्टर है इसका, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2y प्लस 2zi प्लस 2x प्लस सॉरी ये यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 2zj प्लस 2y प्लस 2zk, ठीक है, प्लस म्यू टाइम्स क्या हो जाएगा 4i प्लस 4j प्लस 4k, यही होगा ना। अब इसमें से इक्वेशंस बनेंगी, कुछ इक्वेशंस क्या बनेगी, yz इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2y प्लस 2z प्लस म्यू टाइम्स सॉरी 4 टाइम्स म्यू बस आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी x टाइम्स z इज इक्वल टू 2x लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 2z प्लस 4 म्यू।
और फिर फाइनली बनेगा x टाइम्स y इज इक्वल टू 2y लैम्डा टाइम्स 2y प्लस 2z प्लस 4 म्यू। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस बनेंगी। अब आप इसमें से वैल्यूज़ निकाल लें, लैम्डा और म्यू की वैल्यूज़ निकाल लें या एक्स वाई जेड की वैल्यू, इसको सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इसकी वैल्यूज़ आप फाइंड करें और फिर इनको कॉन्स्टेंट इक्वेशंस में पुट करें, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लें विद इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू, जिसकी फॉर्म में भी आपके पास आ जाती है। तो इनको दोनों कॉन्स्टेंट इक्वेशंस में अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स वाई जेड की, जो भी पॉइंट्स हैं वो कॉन्स्टेंट इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले। ठीक है, तो अब ये आपने करना है इसको, ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। ये इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस नहीं है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। इसको सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है, एक से वैल्यूज़ दूसरे की ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है, जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में किया। एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर आप लैम्डा और म्यू की फॉर्म में फाइंड कर लें, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके, फिर उससे जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको आप इक्वेशंस में पुट करें, कांस्टेंट इक्वेशंस में, तो आपके पास सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने इसको कंप्लीट करना है। सही है, अब मैं आपके लिए एक और एग्जांपल करता हूँ, जो इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना मुश्किल नहीं है ऐसे इक्वेशंस को मैनिपुलेट करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ एक और एग्जांपल आपके लिए कर लूँ, जिसके लिए मैं थोड़ा सा कम टाइम लगे, ताकि वो हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ये आपने कंप्लीट करनी है, अगर नहीं होगी तो मैं जो नोट्स हैं आपके उसमें सॉल्व कर दूंगा, वो इतना इशू नहीं होगा फिर। ठीक है, ओके, तो ये एक एग्जांपल है मेरे पास, इसको हम भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वही आपके पास एक फंक्शन है जिसको आपने लैग्रांज मल्टीप्लायर से सॉल्व करना है, और दो कॉन्स्टेंट्स हैं इसके ऊपर। ठीक है, इन दो कॉन्स्टेंट्स को आप देख लें, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँ वो 8 आ जाएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करूंगा वो 0 आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू z कैलकुलेट करूंगा ये -4 आ जाएगा। इसी तरह इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करूंगा वो 2x आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करूंगा वो 2y आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू z कैलकुलेट करूंगा तो वो 2z आ जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव तो वो आएगा y, विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करूंगा वो आएगा x, विद रिस्पेक्ट टू z करूंगा 0 आ जाएगा। अब इसके बना लें आप ग्रेडियंट वेक्टर्स, तो ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ f इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g प्लस म्यू टाइम्स ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ h। तो ये आ जाएगा 8i माइनस 4k। ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk। ठीक है, प्लस म्यू टाइम्स yi प्लस एक्स जे, ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, 8 इक्वल टू आ जाएगा, बेसिकली आ जाएगा लैम्डा टाइम्स 2x प्लस म्यू टाइम्स y। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाएगा 0 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2y प्लस म्यू टाइम्स x। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 2z लैम्डा। ठीक है, लैम्डा टाइम्स 2z। ओके, तो अगर आप यहाँ से वैल्यू देख लें, फाइंड कर लें, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा -4 ओवर 2z। ठीक है, लैम्डा को इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर दें, देखें क्या होता है। 8 इज इक्वल टू -4 ओवर 2z -4 ओवर 2z इंटू 2x प्लस म्यू टाइम्स y। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा मेरे पास आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा -4 ओवर 2z इंटू 2y प्लस म्यू टाइम्स x। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ ये 0 के इक्वल है, और यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आप इसको देख लें, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये तो -4x ओवर z आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8 इज इक्वल टू -4x ओवर z, और इसके बाद क्या आ जाएगा प्लस म्यू y। ठीक है, प्लस म्यू y, और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा मेरे पास आ जाएगा सेकंड में, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -4y प्लस म्यू x, -4y ओवर z प्लस म्यू x। 0 इज इक्वल टू -4
-4y/z प्लस म्यू टाइम्स x, ठीक है। यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ से आपके पास आ जाएगी म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 8 - 4x, या x की वैल्यू यहाँ से या y की निकाल लें, जो भी आपके पास फाइंड हो सकती है यहाँ से। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा म्यू y इज इक्वल टू 8 + 4x/z, या म्यू आ जाएगा या y आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, y मेरे पास आ जाएगा 8z + 4x/μz, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा y। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, वो भी म्यू की फॉर्म में आ जाएगी। तो जो भी आपके पास वैल्यूज़ आती हैं वो आप फाइंड कर लें। म्यू x इज इक्वल टू 4y/z, ठीक है। और फिर इसके बाद आप यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लें, वो आ जाएगी 4y/μz। तो ये दोनों वैल्यूज़ x की आ गई हैं, y की आ गई है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप इक्वेशन में पुट करें तो इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें। फिर मेरे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी एक इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप इसको कंटिन्यू रखें तो होपफुली ये कंप्लीट कर लेंगे आप। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी और लेक्चर नोट्स में भी इसको कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। असल में जब भी हम लैग्रांज मल्टीप्लायर टू कांस्टेंट की इक्वेशंस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अक्सर, क्योंकि इसमें हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, उसमें वेरिएबल्स काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो उनको एक साथ डील करने में हमें थोड़ा इशू होता है। एक से दूसरी इक्वेशन में जाना है, दूसरी से तीसरी इक्वेशन में जाना है, तो हमें अप्रोप्रिएटली अगर इक्वेशंस चूज़ करें तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर हम इक्वेशंस को थोड़ा हो जाता है हमेशा, लेकिन थोड़ा केयरलेसली इक्वेशंस को अगर हम चूज़ कर लेना तो फिर वो कैलकुलेशंस काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो आप इस कैलकुलेशन से स्टार्ट करने की कोशिश करें, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर इसी को नेक्स्ट टाइम दोबारा लेके चलूँगा और एक एग्जांपल डेफिनेटली मैं आपके लिए लैग्रांज मल्टीप्लायर विद 2 कांस्टेंट्स की ज़रूर कर दूँगा, ठीक है। ओके, तो आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। अब थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ आज का लेक्चर और फिर इंशाल्लाह इसको क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर दोबारा टेकअप करेंगे। आई नो कि एक एग्जांपल हमने कंप्लीट किया, बाकी 2 मैंने आपके लिए छोड़ दिए, लेकिन नेक्स्ट में एक और कंप्लीट एग्जांपल करेंगे जो थोड़ी सी शॉर्ट भी और जल्दी जल्दी हो जाए 10-15 मिनट्स के टाइम में, ठीक है। तो आज के लेक्चर मैं समराइज़ करता हूँ और फिर इंशाल्लाह हम इसको फिर क्लोज़ करते हैं। राइट, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने लैग्रांज मल्टीप्लायर विद 2 कांस्टेंट्स की बात करना स्टार्ट की थी कि अगर एक हमारे पास प्रॉब्लम हो और उसके ऊपर एक से ज़्यादा कांस्टेंट हो, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और कांस्टेंट 2 हैं लेट्स से। अब मैंने इसकी एग्जांपल्स भी आपको बताएं कि कब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में एक से ज़्यादा कांस्टेंट्स हो सकती हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिनमें एक से ज़्यादा कांस्टेंट्स, हमेशा एक से ज़्यादा ही कांस्टेंट्स होती हैं, एक कांस्टेंट वाले प्रॉब्लम बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अब हमने मल्टीपल कांस्टेंट्स में जाना है, लैग्रांज मल्टीप्लायर का मेथड ही जनरलाइज कर रहे हैं। ये मैं आपको थोड़ी सी वहाँ पे भी थोड़ा सा वार्न किया था, यहाँ पे भी जो ही कांस्टेंट ज़्यादा होती हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर में, लैग्रांज मल्टीप्लायर को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें इक्वेशन ज़्यादा होती हैं, फिर वेरिएबल्स भी ज़्यादा होते हैं, फिर उनको सॉल्व करना, उनको मैनिपुलेट करना बाई हैंड थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन 2 कांस्टेंट्स तक हम यूजली मैनेज कर लेते हैं, उससे ज़्यादा हमारे लिए काफ़ी टफ हो जाता है। बहरहाल हमने करना ये है कि 3 फंक्शंस हैं f और g और h, 2 कांस्टेंट्स हैं और एक आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। उसका रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा अगर एक्सट्रीमा उसका एग्जिस्ट करेगा तो वो उन पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करेगा कि सबसे पहली ये कंडीशन है कि ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g और ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ h दोनों 0 नहीं होने चाहिए और दोनों पैरेलल भी नहीं होने चाहिए। अगर दोनों 0 भी ना हो और दोनों पैरेलल भी ना हो तो फिर वो प्लेन में 2 वेक्टर्स होंगे जो नॉन पैरेलल हैं, तो वो एक प्लेन जनरेट करेंगे। स्पेस में 2 वेक्टर्स है जो प्लेन जनरेट करेंगे। ये आपका लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। कोई से 2 नॉन पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उनसे आप एक प्लेन जनरेट कर सकते हैं, जो उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस बेसिकली आपने लेने होते हैं। तो आपने उससे उन दोनों ग्रेडियंट ऑफ जी और ग्रेडियंट ऑफ एच एक प्लेन जनरेट करेंगे और वो प्लेन आप उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन लेके बना सकते हैं। अब एक्सट्रीमा अगर किसी पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करता है एफ का,
तो वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ एफ इन दोनों से जनरेट होने वाले प्लेन में होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो पॉइंट सब फाइंड करने हैं जब जिसके लिए ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ एफ इन दोनों से जनरेट होने वाले प्लेन में लाई करता, उन पॉइंट्स को, उन जो आपकी दो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, और उन्हीं पॉइंट्स के लिए आपके पास एक्सट्रीमा होगा, मैक्सिमा भी होगा, मिनिमा। एक एग्जांपल हमने कंप्लीट किया, दो एग्जांपल्स मैंने थोड़ा सा स्टार्ट करके आपके लिए छोड़ दिए, आप इक्वेशंस को मैनिपुलेट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक और एग्जांपल करेंगे, और फिर इंशाल्लाह इसको आगे हम मूव करेंगे इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। होपफुली आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड होपफुली आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।